अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, जैसा कि हम यूरोपियन हिस्ट्री के लेक्चर्स सीरीज़ बनाते जा रहे हैं और सीरीज़ को लेकर चल रहे हैं, और उसमें हमने बहुत सी वीडियोस मतलब कुछ वीडियोस बना ली हैं, यूरोपियन हिस्ट्री को थोड़ा कवर कर लिया है। आगे भी हम बना रहे हैं और बाकी जो रिमेनिंग टॉपिक हैं हम उसको भी कवर करेंगे। CSS 2022 के सिलेबस के मुताबिक हम लेकर चल रहे हैं। और इससे पहले हमने फ्रेंच रेजियो टर्किश वार पे हमने बात की, और इसके अलावा ईस्टर्न क्वेश्चन पे हमने बात की, यूनिफिकेशन ऑफ इटली पे बात की, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी पे बात की। सही है, इस तरह से हम जो है पॉइंट्स को कलेक्ट करते जा रहे हैं, कनेक्ट करते जा रहे हैं। ठीक है, आज का जो हमारे पास टॉपिक है वो है रिवोल्यूशंस ऑफ 1830। 1830 में जब रिवोल्यूशंस आए थे यूरोप में, हम उसको डिस्कस करेंगे। उनके जहाँ जहाँ पे रिवोल्यूशन आए थे उनके हम कंट्रीज़ के नाम बताएंगे, मेंशन करेंगे। लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट हमारे पास टॉपिक है आज की इस वीडियो में वो है फ्रांस में जब रिवोल्यूशन आया। सही है। अब दोबारा रेवोल्यूशन क्यों आता है? जैसे कि फ्रांस में पहले रेवोल्यूशन आया था 1789 में, जिसको नेपोलियन द बोनापार्ट ने हाईजैक कर लिया। फिर नेपोलियन बोनापार्ट की 1813 में जब उसको डिफीट हो जाती है, तो उस डिफीट के बाद कुछ मसले क्रिएट हो जाते हैं, कुछ मतलब जो है ना मतलब फ्रांस अच्छी पोजीशन में वापस आता है। सही है, पोजीशन में वापस आ तो मतलब थोड़ा जो ना हालात सेटल हो जाते हैं, थोड़ा मेंटेन हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद दोबारा कुछ मसले क्रिएट हो जाते हैं और फिर से रेवोल्यूशन आ जाता है। सही है, तो आज की इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे किस तरह से फ्रांस में दोबारा रेवोल्यूशन आता है नेपोलियन के टाइम पे। और चलिए शुरू करते हैं। तो यूरोप में 1830 में मुख्तलिफ़ प्लेसेस में, मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ में रेवोल्यूशन आया। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट रेवोल्यूशन था वो था फ्रांस का रेवोल्यूशन। सही है। अब उस रेवोल्यूशंस को समझने के लिए हम समझेंगे चार्टर ऑफ 1814। 1814 में जो चार्टर दिया गया उस चार्टर को पहले समझते हैं। सही है। अब वो जो चार्टर था, जब 1814 में चार्टर बनाया गया, और उसी चार्टर की वजह से, उस चार्टर को इग्नोर करने की वजह से, उस चार्टर की पॉलिसीज़ को ना मानने की वजह से 1830 में रेवोल्यूशन आता है, रेवोल्यूशंस आ जाते हैं। सही है। अब ये जो चार्टर दिया गया था, जब 1813 में 1813 में रेवोल्यूशन नेपोलियन द बोनापार्ट को जब डिफीट हुई थी, तो नेपोलियन बोनापार्ट तो चला गया था। सही है। तो उसके चले जाने से मतलब उसके दोबारा वापस आने के 100 डेज़ पहले, जब 100 डेज़ थे, 100 डेज़ पहले एक ये चार्टर बनाया गया। सही है। उसके बाद 100 डेज़ के बाद नेपोलियन द बोनापार्ट आ जाता है। ठीक है। नेपोलियन द बोनापार्ट आता है 1814 में दोबारा, और फिर 1815 में उसको डिफीट हो जाती है और फिर दोबारा वापस नहीं आता। सही है। तो 100 डेज़ पहले ये चार्टर बनाया गया। अब इससे पहले जो 1813 में नेपोलियन को किस तरह से डिफीट हुआ वो हम बाद में किसी वीडियो में बात करेंगे, जब हम बात करेंगे 1789 के फ्रेंच रेवोल्यूशन को। सही है। पॉइंट कनेक्ट करते जाएंगे हम इंशाल्लाह। तो 1789 के जब रेवोल्यूशन को कनेक्ट करेंगे, उस पर बात करेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से नेपोलियन ने बोनापार्ट को डिफीट किया गया, और कौन से ग्रुपों ने, कौन से जो ना सोल्जर्स या कि जो भी कंट्रीज़ थे, उन्होंने किस तरह से नेपोलियन द बोनापार्ट को डिफीट किया। सही है। तो हम बात करेंगे अब सबसे पहले चार्टर ऑफ 1814 को, फिर आपको समझ आएगा कि किस तरह से 1830 में दोबारा रिवोल्यूशन आया। तो इस चार्टर में ऐसा क्या था जिसकी वजह से 1830 में रिवोल्यूशन आ जाता है? अब इस चार्टर को थोड़ा समझते हैं। अब फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद, ठीक है, फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद लुइस द 18 के भाई, लुइस द 16 के भाई लुइस द 18 आ जाते हैं। सही है। लुइस द 18 पावर में आ जाते हैं, और वो लुइस द 18 इस चार्टर को इंट्रोड्यूस करवाते हैं। ठीक है, इस चार्टर को इशू करते हैं, 1814 वाले चार्टर को। अब ये चार्टर कॉन्स्टिट्यूशंस की पावर रखता था, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन की तरह था, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन होता है इस तरह का ये चार्टर था, मतलब इसको कॉन्स्टिट्यूशन ही माना गया। सही है। इन्होंने क्या किया, सबसे पहले फ्रांस में पार्लियामेंट्री सिस्टम सेटअप किया। ठीक है। और उस पार्लियामेंट को दो चैम्बर्स में डिवाइड किया। एक चैम्बर्स था चैम्बर ऑफ पीयर्स, जिसको किंग नॉमिनेट करता है, मतलब सिलेक्ट होते हैं डायरेक्टली किंग के थ्रू। और दूसरा था चैम्बर ऑफ डिप्यूटीज़। चैम्बर ऑफ डिप्यूटीज़ को वोटर सिलेक्ट करते हैं, मतलब वोट वगैरह के थ्रू उसको इलेक्ट किया जाता है। सही है। दूसरा काम इन्होंने क्या किया, इस चार्टर के थ्रू इन्होंने कुछ पर्सनल फ्रीडम गारंटीज़ की।
ठीक है। पर्सनल फ्रीडम क्यों गारंटी की? क्योंकि 1789 में ये डिमांड थी कि लोगों को पर्सनल फ्रीडम दिए जाए। फॉर एग्जांपल मीडिया को पर्सनल फ्रीडम दी जाए, लोगों को खुली आज़ादी हो, वो अपनी राय का इजहार कर सकें। ठीक है। तो उस बात को फॉलो किया जा रहा था, मतलब आउटपुट था, आउटकम था फ्रेंच रेवोल्यूशन का ये, और ये वो आउटकम इस चार्टर में राइज किया गया। सही है। तो लोगों को पर्सनल फ्रीडम दी गई। 1789 का ये आउटकम था, पार्शियली आउटकम था। जैसे कि कुछ जितने भी फ्रेंच मैन थे वो चार्टर ऑफ 1840 के सामने इक्वल थे, सब बराबर थे, कोई भी नोबिलिटी वगैरह ऐसा कोई भी सीन नहीं था, सब बराबर थे। एक ये बात। फिर ठीक है, फिर आगे इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये कहा कि जितनी भी क्लास के लोग होंगे वो सारे एलिजिबल होंगे मिलिट्री और सिविल अपॉइंटमेंट्स के लिए। कोई भी सिविल जॉब का सिविल अपॉइंटमेंट कर सिविल जो है ना जॉब कर सकता है, सिविल अपॉइंटमेंट्स के लिए एलिजिबल है, मिलिट्री अपॉइंटमेंट्स के लिए भी एलिजिबल है। सही है। फिर उसके बाद इन्होंने कहा कि किसी को भी ज़बरदस्ती इम्प्रिजन नहीं किया जाएगा, कैद नहीं किया जाएगा। ठीक है। रिलीजियस टॉलरेंस होगी पूरे मुल्क में, और फ्रीडम, प्रेस को भी फ्रीडम दी जाएगी, प्रेस को सेंसरशिप नहीं किया जाएगा। सही है। और वो लोग जिन्होंने फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान चर्च और नोबिलिटीज़ की लैंड खरीदी थी, उनको ये राइट दिया गया कि आप अब इस ज़मीन को अपनी ज़मीन समझे और आप इस ज़मीन में जो चाहें वो कर सकते हैं। ठीक है। मतलब उनको पोजीशन मिल गई इस चार्टर के थ्रू। अब कुछ बहुत ज़्यादा लोग थे लुइस द 18 के इर्द गिर्द, उनके अराउंड, जो उनको फॉलो कर रहे थे, जो चाहते थे कि इस रिवोल्यूशन को हम ख़त्म करें, जो कि नेपोलियन बोनापार्ट की वजह से एमर्ज हो रहा था, नेपोलियन बोनापार्ट की वजह से आ रहा था। तो ये चाहते थे इस रिवोल्यूशन को हम ख़त्म करें, मतलब ये पॉजिटिव सोच रहे थे उस वक्त। ठीक है। और उनमें से जो, अब ये जो मतलब मेंबर थे जो उनके इर्द गिर्द थे नेपोलियन द 18 सॉरी लुइस द 18 के दरमियान, इनको कॉर्टियर कहा जाता है। सही है। CORTIER, इनको कॉर्टियर कहा गया, मतलब इनका एक नाम दिया गया कॉर्टियर। सही है। अब इन कॉर्टियर्स में जो सबसे एक्टिव जो बंदा था, एक्टिव कॉर्टियर था, वो उसका खुद का भाई था, नेपोलियन द 18 का भाई था। अब ये रिवोल्यूशन आ जाता है क्योंकि इसका जो इनिशियल नेम था इसके जो भाई का था लुइस द 18 डी कॉम्टे एट्रेस था, सॉरी कॉम्टे डिटेरियस था। सही है। ऐसा ये फ्रेंच नाम है तो इसकी थोड़ी प्रोनाउंसिएशन मुझे नहीं आ रही, लेकिन इसका ये नाम था, कॉम्टे डिटेरियस इसका नाम था, पहले ये नाम था। उसके बाद ये बाद में चार्ल्स द 10 बन जाता है, हम आगे डिस्कस करेंगे। तो वो लोग जो कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान भाग गए थे, और जब मसला सेट हो गया, सब कुछ सेटलमेंट हो गई और पीस मेंटेन हो गया, तो वो वापस आए और उन्होंने क्या किया, जो कॉम्टे था इसको अपना लीडर बना, उनको अपना लीडर बना दिया, कॉम्टे को। ठीक है। मतलब चार्ल्स द 10 को अपना लीडर बना लेते हैं। सही है। अब जो लोग भाग गए थे और वापस आए, उन लोगों को कहा जाता है इमिग्रेस। ठीक है। अब इनका आइडिया ये था कि वो भी ये चाह रहे थे कि रिवोल्यूशंस को फिनिश किया जाए, ख़त्म किया जाए। अब ये जो कॉम्टे है और इन कॉम्टे के फॉलोवर्स को एक नाम दिया गया अल्ट्रा रॉयलिस्ट। सही है। कॉम्टे और कॉम्टे के फॉलोवर्स को अल्ट्रा रॉयलिस्ट कहा गया। इनकी क्या ख्वाहिश थी? अब ये क्या चाह रहे थे? सबसे पहले ये तो फ्रेंच अपने ना, इनका ये मकसद था कि सबसे पहले तो रिवोल्यूशन को फिनिश करें। ठीक है। अब इनकी ये भी ख्वाहिश थी कि चर्च और नोबिलिटीज़ की जो प्रिविलेजेस थी उनको दोबारा रीस्टोर किया जाए। ठीक है। मतलब जो जो काम पहले फ्रेंच रिवोल्यूशन के से पहले होते थे वो काम दोबारा से किए जाएं। ठीक है। दोबारा से रीस्टोर किए जाएं, चर्च की नोबिलिटी, चर्च और नोबल की पावर्स को दोबारा रीस्टोर कर दिया जाए। सही है। और इनकी जो स्पेशल ख्वाहिश थी, ख़ास ये सोच रहे थे कि दोबारा से एजुकेशन को चर्च या पोप के अंडर में दिया जाए। सही है। चर्च के अंडर में या कैथोलिक चर्च के अंडर में या पोप के अंडर में दिया जाए। अब ये मसला ये था, इसके अगेंस्ट थे लोग, बहुत ज़्यादा लोग, क्योंकि इससे पहले जब एजुकेशन या इस तरह की चीज़ें चर्च के अंडर में थी, पॉप के अंडर में थी, तो इतना मतलब कंजर्वेटिव थे ये, इतना मतलब पुरानी सोच में थे, इतनी जहालत थी कि जब चर्च, ठीक है, चर्च मतलब ये पॉप, वो जन्नत के सर्टिफिकेट बेचता था। ठीक है।
मतलब लोगों को कहता था कि आप ये सर्टिफिकेट खरीदें, आप अगर ये सर्टिफिकेट लेंगे तो आप जन्नत में जाएंगे। तो इतनी जहालत थी। अगर ये दोबारा एजुकेशन उस चर्च के अंडर में चली जाए, पॉप के अंडर में चली जाए, तो वो दोबारा से वही सिचुएशन क्रिएट हो सकती हैं। सही है। मतलब ये दोबारा यही चाह रहे थे हम ये सीन करें, ये सब कुछ, ये सारी चीज़ें करें। अब इन्हीं की वजह से जब एजुकेशन चर्च के अंडर में थी, जब मार्टिन लूथर जूनियर आया और उन्होंने मतलब जब स्टडी की, उन्होंने रिसर्च की, रिसर्च करने के बाद, स्टडी करने के बाद उन्होंने ये कहा कि ये जो कैथोलिक चर्च कह रहे हैं कि पॉप सब कुछ है, बाइबल और पॉप दोनों सब कुछ है, तो ये गलत कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि सिर्फ बाइबल ही सब कुछ है, बाइबल में जो कुछ भी लिखा हुआ है वो सही है, क्योंकि वो आसमानी किताब है, तो उसमें जो भी बातें की हुई हैं वो सब सच है। पॉप को छोड़ें, पॉप की बातें ना मानें, ठीक है। जिसकी वजह से क्रिश्चियन रिलीजन डिवाइड हुआ प्रोटेस्टेंट में और कंजर्वेटिव्स में, मतलब कैथोलिक्स में, ठीक है। कैथोलिक्स जो थे वो कंजर्वेटिव थे और प्रोटेस्टेंट जो थे वो मॉडर्न ज़्यादा हो गए थे, ठीक है। तो अब इनके दरमियान जंग स्टार्ट हो गई, जो कि 1800 जो कि 150 ईयर्स उसको कहा जाता है। 30 ईयर वार भी स्टार्ट हुई थी, ठीक है। अब 30 ईयर वार इनके दरमियान स्टार्ट हुई, इन दोनों मज़हबों के दरमियान। तो अगर दोबारा कॉम्टे जो था, अगर ये एजुकेशन चर्च के अंडर में देता तो दोबारा इस तरह की सिचुएशन क्रिएट हो सकती थी। सही है। अब अल्ट्रा रॉयलिस्ट, मतलब ये जो कॉम्टे और इसके फॉलोवर्स, ये इनकी कुछ विशेष थी। सबसे पहले कि चर्च को, जो चर्च की जो पावर है उनको दोबारा रिस्टोर किया जाए, नोबिलिटीज़ को दोबारा रिस्टोर किया जाए, ठीक है। अब 1840 का जो चार्टर था, उन्होंने क्या डिसाइड किया कि इस चार्टर के आगे, इस चार्टर के मुताबिक सारे लोग इक्वल हैं, ठीक है। कोई भी ऊपर नीचे नहीं है, सारे बराबर हैं। लेकिन ये क्या कर रहे थे, नोबिलिटीज़ को दोबारा रिस्टोर कर रहे थे। मतलब नोबेल आ जाते और दोबारा जो दूसरे लोग थे वो उनके नीचे होते। एक ये बात करने जा रहे हैं जो कि आपके जो चार्टर है उसके बिल्कुल अगेंस्ट है। सही है। चर्च की पावर को रिस्टोर करना वो भी अगेंस्ट है। सही है। अब ये कह रहे थे जितनी पावर चर्च के पास 1789 से पहले थी वही पावर दोबारा रिस्टोर की जाए। सही है। तीसरी पॉइंट ये थी कि ये मीडिया पे सेंसरशिप लगाना चाह रहे थे, मीडिया की फ्रीडम को ख़त्म करना चाह रहे थे। सही है। अब ये भी बात चार्टर के अगेंस्ट। इस तरह से चार्टर क्या हो रहा है, इग्नोर हो रहा है। चार्टर की जो पॉइंट्स थी, चार्टर के जो रूल्स थे, वो दोबारा उनको इग्नोर किया जा रहा है। सही है। अब इनके बारे में एक फेमस कोट है चार्ल्स द 10th, मतलब कॉम्टे के बारे में, कि इन्होंने ना कुछ सीखा और ना इन्होंने कुछ भूला। ही हैज़ फॉरगेटन नथिंग, ही हैज़ लर्न नथिंग, ही हैज़ फॉरगेटन नथिंग, ठीक है। अब होता कुछ यूँ है, जब चार्ल्स लुइस द 18th मरने वाले होते हैं और मतलब बुरी हालात में होते हैं, बुरी हालत होती है उनकी, तो वो अपने भाई को बुलाते हैं और उनको समझाते हैं कि ये जो तुम सोच रहे हो, ये जो तुम करने जा रहे हो, ये नहीं करो, इसकी वजह से हालात ख़राब हो जाएंगे, ठीक है। हमने कोशिश की थी हालात को सेटल करने की, अगर तुम ये दोबारा इस तरह की कुछ चीज़ें करोगे तो मसला क्रिएट हो सकता है, ठीक है। तो इसको समझाता है, लेकिन जब इसकी डेथ हो जाती है लुइस दी 18th की, तो दोबारा कॉम्टे पावर में आ जाता है, कॉम्टे पावर किंग बन जाता है और ये अपना नाम चार्ल्स दी 10th रख देता है, ठीक है। बिल्कुल डिफरेंट नाम, पहले ये तो लुइस 16, लुइस 18, ये बन जाता है चार्ल्स दी 10th, अपना नाम बिल्कुल चेंज। तो किंग अपॉइंट कर लेता है और चार्ल्स दी 10th नाम रख लेता है। अब इनके बारे में विलिंगटन क्या कहते हैं, विलिंगटन फिलोसोफर विलिंगटन कहते हैं कि ये जो गवर्नमेंट बनाई गई थी चार्ल्स द 10th ने जो बनाई थी, वो प्रेस के लिए बनाई थी, प्रेस की मदद से बनाई थी और प्रेस के लिए ही बनाई थी। जैसे कि डेमोक्रेसी की कोटेशन, डेमोक्रेसी की डेफिनेशन है, डेमोक्रेसी इज़ फॉर द पीपल, इज़ डेमोक्रेसी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल। इसी तरह से इन्होंने भी ये कहा कि इन्होंने जो गवर्नमेंट बनाई है वो प्रेस की गवर्नमेंट है, प्रेस के लिए ही गवर्नमेंट है और प्रेस की मदद से बनाई गई, ठीक है। तो इस तरह से 1830 के रेवोल्यूशंस दूसरे मुल्कों में भी आते हैं और ये एक वेव थी यूरोप में, रेवोल्यूशनरी वेव थी, मतलब एक लहर उठ रही थी यूरोप के मुख्तलिफ ममालिक में 1830 में। और फ्रांस में भी रेवोल्यूशन आ जाता है चार्टर ऑफ 1814 को इग्नोर करने की वजह से। सही है।
अब हम ये देख रहे हैं कि 1830 में जिन जिन कंट्रीज़ में रिवोल्यूशन आया वो कौन सी थी। तो सबसे पहले बेल्जियन रिवोल्यूशन आया, यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड्स, ठीक है। कांग्रेस पोलैंड में रिवोल्यूशन आया, पुर्तगाल में रिवोल्यूशन आया, इटालियन स्टेट्स में रिवोल्यूशन आया, और स्विट्ज़रलैंड और फ्रांस में जुलाई रिवोल्यूशन आया, ठीक है। अब ये कुछ कंट्रीज़ थी जहाँ पे यूरोप की, जहाँ पे रिवोल्यूशन आया, और फर्दर इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट टॉपिक हमारा यही है, रिवोल्यूशंस ऑफ 1840। ये थोड़ा शॉर्ट इंट्रो था कि जिसकी वजह से फ्रांस में रिवोल्यूशन आ जाता है। इसके आगे क्या होता है हम वो आगे डिस्कस करेंगे, जिसके बारे में हम बात करेंगे लुइस द फिलिप के, फिलिप लुइस के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसको रिमूव किया जाता है। और फिर नेपोलियन द थर्ड मतलब इसके जो भतीजे होते हैं नेपोलियन बोनापार्ट के, वो पावर में आ जाते हैं और वो फ्रांस के किंग बन जाते हैं, ठीक है। तो ये इसके रिलेटेड है, हम इस पे बात करेंगे। इससे लुइस द फिलिप के बारे में, नेपोलियन थर्ड के बारे में हम ईस्टर्न क्वेश्चन में डिस्कस करके आए हैं। तो आप थोड़ा ईस्टर्न क्वेश्चन को भी पढ़ लीजिएगा और उसको वो वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। तो हम ये सारे टॉपिक्स रिलेट कर रहे हैं यूरोपियन हिस्ट्री के।